Hello, very good morning to all of you. Before that, we have seen introductory vector concept with two important theorems. Okay, right now we have to see some more concept of vector and some important problems for 12th point of view, 12th main exam point of view. Then now first we have to see vector 2D and 3D, concept of vector 2D and 3D. What is the vector 2D and vector 3D concept? अब यहाँ पर vector 2D means you know very well about कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D एंड 3D. तो कोऑर्डिनेट का 2D, टू डायमेंशनल, एक्स और वाई एक्सिस, इसमें कोई पॉइंट है, इस स्पेस में कोई पॉइंट है, किसी स्पेस में कोई पॉइंट है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो तो उस पॉइंट को 2D पॉइंट प्रेजेंटेशन बोला जाता है. गॉट इट? 2D पॉइंट प्रेजेंटेशन. गॉट इट? एंड suppose there are 3 coordinate with point. suppose वहाँ पे किसी भी पॉइंट की 3 कोऑर्डिनेट है किसी स्पेस में, तो उसका प्रेजेंटेशन 3D फॉर्म में बोला जाता है. गॉट इट? तो यहाँ पर P एक प्रेजेंटेशन हमने दिया P. अब देखिएगा 2G प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है और प्रेजेंटेशन में x और y एक्सेस 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, x एक्सेस में 1 2 3 4 5 6, y एक्सेस में पॉइंट है, मतलब स्केल है. अब अगर यहाँ ओरिजिन O से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओरिजिन O से रिप्रेजेंट हो रहा है 0, गॉट इट? 0 0. तो यहाँ पर एक पॉइंट P है, किसमें? एक्स वाई प्लेन में या स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मतलब पॉइंट थ्रू 2D रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा है. तो 2D रिप्रेजेंटेशन में एक्स का कोऑर्डिनेट जितना चलता है, मान लिए यहाँ पर एक्स का 1 2 3 4, देखिए ये पॉइंट के पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? ये 4 पे. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपन 4 से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना मूवमेंट ले रहा है? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आप देखिए यह 1 2 3 4 5, ये 5. तो यहाँ पर y का 5 से प्रेजेंटेशन होता है. तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 4. ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट प्रेजेंटेशन हो गया, जिसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. व्हाट इट? अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई के फॉर्म में है, जिसका 4 और 5 वैल्यू निकाल लिया. अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले तो ये देखना चाहिए एक्सिस के लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है. हर एक्सिस के लिए प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर हैं. प्री डिफाइंड एक्स एक्सिस के लिए है वो यूनिट वेक्टर, इस एक्सिस के लिए I, एक्स एक्सिस के लिए y एक्सिस के लिए j डिफाइन किया हुआ है. अब अगर हम इस यूनिट वेक्टर, अब बोलेंगे आप I और j है क्या? यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? I की वैल्यू x एक्सिस में 1 के इक्वलेंट होती है और j की वैल्यू y एक्सिस में 1 के इक्वलेंट होती है. दैट मीन्स इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर आल्सो, I j. एंड थर्ड वन अपन फर्दर विल सी z, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए k लिया जाता है. तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर. अब इसके अगर हम देखें, कहीं आपने लिखा हुआ देखा होगा 2i प्लस 3j. अब ऐसा क्यों लिखते हैं हम? मतलब ये पॉइंट y एक्सेस में चला हुआ है, किसी वेक्टर के थ्रू y एक्सेस की मेजरमेंट है और ये x एक्सेस का मेजरमेंट है. अब यहाँ पे x एक्सेस का मेजरमेंट कितना है? 1 2 3 4. तो इसको अपन ने अगर मान लिया एक p वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
गॉट इट। अगर p वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हमने तो वेक्टर प्रेजेंटेशन इसका 4 के साथ, 4 किसकी, x की वैल्यू है और x एक्सेस में यूनिट वेक्टर क्या i है, तो 4 मतलब एक यूनिट वेक्टर मतलब सिंगल, उसकी वैल्यू जो रहेगी 1 रहेगी, 1 को ही रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर, तो 4 के लिए 4i रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और 5 के लिए 1 2 3 4 5 इंटू j मतलब 5j। तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट इन 2 डायमेंशनल, गॉट इट। मतलब 2D में किसी भी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसको, इस P को पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस वेक्टर को टेंट करता है और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन काउंट किया जाता है, व्हाट इट, ये पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब अगर इसी की बात हम 3D में करें तो 3D में मैंने देखा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे भी मान लिया कि अगर ये प्रेजेंटेशन ऐसा दे रहा है, गॉट इट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे तो यूनिट वेक्टर i से रिप्रेजेंट होगा x का, इसका होगा j से और इसका होगा k से। ये मैंने बताया आपको यूनिट वेक्टर। एक्चुअली यूनिट वेक्टर को अपन ये उल्टे कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये कैप से यूनिट वेक्टर, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कैप से रिप्रेजेंट होगा, कैप लगेगा i कैप, j कैप एंड k कैप। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू जो भी रहेगी, मतलब अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है 3D में तो 2D जैसा होगा, बट इसमें वन कंपोनेंट z कोऑर्डिनेट का ऐड हो जाएगा, गॉट इट। तो यहाँ पर P का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, P की वैल्यू रहेगी वो रिप्रेजेंट होगी P वेक्टर इक्वल टू xi, मतलब यहाँ पे ये x का कंपोनेंट, x एक्सेस का xi प्लस yj प्लस zk, इस तरीके का, मतलब दिस वन इज द प्रेजेंटेशन, वेक्टर प्रेजेंटेशन इन 3D ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्पेस, ठीक है। किसी भी स्पेस पर इस पॉइंट का 3D प्रेजेंटेशन इस तरीके से दिया जाएगा, ये एक वे रहेगा, और 2D प्रेजेंटेशन इस वे में दिया जाएगा। तो 2D और 3D प्रेजेंटेशन में क्लियर हो गया कि अपन वो 3 4i 5i 6i 3i 4i 2i, i क्या है, i x एक्सेस का यूनिट वेक्टर है, j y एक्सेस का यूनिट वेक्टर, k इज द यूनिट वेक्टर ऑफ z एक्सेस, है ना। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका कहना चाहिए मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो, यूनिट हो, गॉट इट, जिसकी वैल्यू यूनिट हो, वो यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। जो i x एक्सेस का i यूनिट वेक्टर है और j एक्सेस y एक्सेस का j यूनिट वेक्टर एंड k इज द यूनिट वेक्टर ऑफ z एक्सेस। तो यहाँ पर ये 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन है, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट का स्पेस में 2D वेक्टर और 3D वेक्टर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे हम फर्दर विल सी, इसमें 1 पॉइंट प्रेजेंटेशन तो ये हमने देख लिया, गॉट इट, 1 पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब मान लिया हमने कि सपोज वी आर हैविंग सेकेंड पॉइंट आल्सो, यहाँ पे हमने एक पॉइंट और हमको मिल गया Q एंड x1 y1 एंड z1, मान लो ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस पॉइंट को अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर मान के चलें, Q है, Q से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर इस Q को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रहेगा, Q इक्वल टू Q वेक्टर रिप्रेजेंट होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये Q का प्रेजेंटेशन होगा, मतलब Q इससे प्रेजेंट होगा।
अब ये 2 पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, मोर देन 1 पॉइंट। अब जब एक पॉइंट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब एक से अधिक पॉइंट हो गए तो फिर उसकी स्टडी आ गई कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला आ गया। एक सिंगल पॉइंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकंड पॉइंट आया तो लोगों ने एक दूसरे को कंपेयर किया, दोनों पॉइंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने दोनों का डिस्टेंस मेज़र किया कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेक्टर इन 3D। तो यहाँ पर फिर जब ये इनके बीच का ये स्पेस निकाला गया, स्पेस बोला गया फाइंड करने, मतलब ये स्पेस, ये तो यहाँ पर PQ जब अपन डिस्टेंस निकालेंगे इनके बीच का, तो PQ जो डिस्टेंस निकलेगा यहाँ पर, तो वो देख लीजिए कैसे निकलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ वेक्टर, तो यहाँ पे आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इस फॉर्मूले से निकलता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q P। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q किससे निकल रहा है यहाँ पे, यहाँ से अपन निकलेंगे, जैसे अपन ने निकाला इसका जो वेक्टर है, तो x P का Q का क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k माइनस xi प्लस yj प्लस zk। अब अगर इसको और अच्छे से निकालें हम तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स आई, ठीक है, प्लस y1 माइनस वाई जे प्लस z1 माइनस जेड के। ये देखिए ये जो वेक्टर है, ये इसका ही वेक्टर PQ का निकल गया, PQ, ठीक है, तो ये PQ का वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये तो हमने निकाले केवल PQ का वेक्टर। अब इसका जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ PQ जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ निकालेंगे, PQ मैग्नीट्यूड ऑफ PQ मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आपका डिस्टेंस शो करेगा। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड निकाल दिया हमने PQ वेक्टर का। तो इसमें मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, मैग्नीट्यूड में जितने भी कोफिशिएंट हैं आई जे के उनका स्क्वायर ले लीजिए, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, z1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो निकला, दिस वन इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूले भी के नाम से भी जाना जाता है। ये डिस्टेंस व्हाट इट, तो डिस्टेंस फार्मूला इससे भी दिया जाता है। मतलब मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं उनके बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये इससे फाइंड होगा। गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा, हमने 1 वेक्टर प्रेजेंटेशन देखा, 2 वेक्टर प्रेजेंटेशन देखा, 2D और 3D, है ना। और 3D में 2 वेक्टर प्रेजेंटेशन देखा जब, तो दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस, सेम कॉन्सेप्ट 2D में भी अप्लाई होगा। यहाँ z कैंसिल हो जाएगा, z नहीं रहेगा 2D में, x1 माइनस एक्स, y1 माइनस वाई पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। गॉट इट। इतना क्लियर हो गया। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो गया कि हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया। पहले तो वेक्टर निकाले, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, है ना। ये पोजीशन PQ निकालने के लिए हमने क्या करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब पोजीशन वेक्टर हमने निकाल चुके हैं। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर Q से रिप्रेजेंट होता है, इसका पोजीशन वेक्टर P से रिप्रेजेंट होता है। तो P और Q की हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पे, व्हाट इट। और दोनों में फिर इसका हमने PQ का वेक्टर, PQ वेक्टर निकाल लिया। अब PQ वेक्टर हमारे पास आ गया। PQ वेक्टर आने के बाद उसका मैग्नीट्यूड लेके हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो ये आपका
सिंपल डिस्टेंस फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमने 11th में कर चुके हैं, वी हैव सीन इन 11th। तो उसमें देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इसमें अगर अब हम डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, मान लिए कोई स्पेस में ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और जिसके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। स्मॉल ए बार याद रखिएगा, वेक्टर को मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बार भी उसको रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर मान लिया हमने एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो होगा बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब हम देखेंगे, मान लिया हमने वी आर हैविंग 2 और 3 वेक्टर्स ए बी सी, तो उनके बीच में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होगी। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आप देखेंगे तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको a प्लस बी अगर आप करते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। ये आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी वो होती है जिसको ऐसी वैल्यू जिसको हम किसी वेक्टर में ऐड करें। गॉट इट, ऐसी वैल्यू, ऐसा वेक्टर जिसको किसी वेक्टर में ऐड करने पर वो वेक्टर की वैल्यू अनचेंज रहती हो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को या ऐसी वैल्यू को एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑब्वियसली 0 है। 0 वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करने पर वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस वन इज द एडिटिव आइडेंटिटी a प्लस 0 वेक्टर a। ठीक है, 0 वेक्टर। तो यहाँ पर ये 0 ऐड करने पर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 वेक्टर। अब यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स में ये होगा, एडिटिव आइडेंटिटी तो क्लियर होगी कि किसी वेक्टर में हम जब किसी वेक्टर में एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो वेक्टर की वैल्यू अनचेंज रहती है। बट एडिटिव इन्वर्स जब उस वेक्टर का किसी वेक्टर में ऐड करेंगे, किसी भी वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स किसी वेक्टर में ऐड करने पर वो वेक्टर को नल वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। गॉट इट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम ए वेक्टर में ऐड करें माइनस ए वेक्टर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 वेक्टर। दैट मीन्स दिस वन इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए। दिस वन इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए। गॉट इट, जिसको ऐड करने पर उस वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एडिटिव इन्वर्स क्लियर हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर हो गया, एडिटिव इन्वर्स क्लियर हो गया। अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखने के लिए हम ये देखें, कोई भी एक मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर ले लेते हैं और 2 वेक्टर्स ले लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लाई होकर अलग अलग वेक्टर के एडिशन के इक्वलेंट होगा। दिस वन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर के 2 वेक्टर के एडिशन में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वेक्टर में इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन अगर हम स्केलर का करते हैं तो उसके एडिशन के इक्वल होगा। अगर उनके दोनों को ऐड करके फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल टू इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। गॉट इट, बाय स्केलर, सेम स्केलर। m स्केलर है जहाँ और a और b वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एक स्केलर का किया था हमने, तो यहाँ पे मान लो m और n a हम वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम mn a वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा। ये कहलाता है 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। मतलब किसी एक स्केलर को हमने
अगर दूसरा ऑलरेडी स्केलर पहले से मल्टीप्लाइड है तो उन दोनों के स्केलर को मल्टीप्लाई करके हम फिर वेक्टर में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट रहेगा। हाँ, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। अब यहाँ पे आपको ये समझना है ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती क्या है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है दो वेक्टर का अगर हमने मॉड लिया एडिशन का, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल होता है इंडिविजुअल उसके एडिशन के। ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। तो आप देखिएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हम यूज़ करेंगे और इसमें हम फर्दर जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें इनका यूज़ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर मान लिया किसी भी वेक्टर का कोई एक वेक्टर दिया हुआ है नॉन जीरो और उसका अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है या यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का। मान लिया ए एक वेक्टर है, ठीक है, ए बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग विथ ए, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर ए, ठीक है, और नॉन जीरो वेक्टर ए इन स्पेस देन। इसका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर मान लिया अगर a दिया हुआ है, सपोज a इक्वल टू दिया है xi प्लस yj प्लस zk, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं xi प्लस yj प्लस zk डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट को फुलफ़िल करता है। सिंपल एक प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इनका यूज़ होगा तो ध्यान रखिएगा, बाकी तो मैक्सिमम आप लोग ने किया हुआ है उतना वो नहीं है। यूनिट वेक्टर का प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान रखिएगा कि यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पर अब देखिएगा थर्ड वन, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। मान लिया आपके पास 3 वेक्टर्स है, इफ़ यू आर हैविंग 3 वेक्टर, अपने पास 3 वेक्टर ए बी सी है ना। let A, B and C are collinear vector if and only if x y z नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर स्केलर x y and z such that क्या आएगा, x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये समझिएगा, कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, अगर सपोज 3 वेक्टर्स है, सपोज वी आर हैविंग 3 वेक्टर्स ए बी सी, उनके कोलिनियर होने का
उनके कोलिनियर होने के लिए ये कंडीशंस हैं कि कोई भी 3 नॉन जीरो स्केलर्स इस टाइप से हों, व्हाट इट एग्जिस्ट करते हों, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो 3 स्केलर सच दैट एक्स ए, मतलब हमने फर्स्ट स्केलर का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वेक्टर के साथ किया, सेकंड स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सेकंड स्केलर के साथ, प्लस थर्ड स्केलर का मल्टीप्लिकेशन थर्ड वेक्टर के साथ अगर हमने किया तो इक्वल टू 0 फॉर ऑल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. ये दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, व्हाट इट 3 वेक्टर्स, व्हाट इट. एंड थर्ड नेक्स्ट वन कोप्लेनरिटी. कोप्लेनरिटी आप ध्यान रखिएगा, ये भी वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मान लिया 4 वेक्टर्स हैं अपने पास, सपोज अगर 4 पॉइंट लिखे ना, 4 पॉइंट मतलब 4 वेक्टर्स. लेट ए बी सी and D are 4 vectors, 4 vectors coplanar if and only if 4 scalar x y z w x y z and w such that not all जीरो, याद रखिएगा यहाँ पे नॉट ऑल ज़ीरो. एक आध जीरो हो सकता है, ये सभी जीरो नहीं होंगे, एक आध जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सभी जीरो नहीं होना चाहिए. नॉट ऑल जीरो सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी एंड डब्ल्यू डी इक्वल टू 0. व्हाट इट मतलब कोप्लेनर होंगे 4 वेक्टर्स. कब होंगे? जब हमारे पास, जब इफ़ वी आर हैविंग 4 स्केलर्स, नॉट ऑल जीरो, 1 और 2 जीरो हो सकते हैं, सभी जीरो नहीं होंगे. नॉट ऑल जीरो 4 वेक्टर्स सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी इक्वल टू 0. याद रखिएगा इसमें कि यहाँ पर ये 3 ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर भी रहते हैं. तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो गई. इसमें कोप्लेनरिटी के लिए है 4 पॉइंट्स, ये क्लियर हो गया. सेकंड, अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर. याद रखिएगा, लीनियर डिपेंडेंट अगर वेक्टर कोप्लेनर हैं, इफ वेक्टर आर कोप्लेनर देन blindly we can see. If vector coplanar, then blindly we can see they are linearly dependent vector. मतलब अगर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर हैं तो वो कोप्लेनर होंगे, या वेक्टर कोप्लेनर है तो लीनियर डिपेंडेंट होंगे, और अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगे. मतलब इफ vectors are coplanar, then linearly dependent vector. ठीक है,
and if vectors are non-coplanar, then लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये ध्यान रखिएगा, अगर वो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन वी कैन से लीनियरली डिपेंडेंट, एंड अगर कोप्लेनर नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब इसको रिप्रेजेंट ये करेगा और इसको रिप्रेजेंट ये करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये आप ध्यान रखिएगा, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जैसे आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट में एक कॉन्सेप्ट और भी बता दूं मैं। इंडिपेंडेंट है तो एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, अगर 3 पॉइंट है मान लिया अपन ने, तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 फॉर स्केलर एक्स वाई एंड जेड नॉट ऑल 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। ये बोल सकते हैं अपन। इसको सेकेंड वे में अगर प्रेजेंटेशन करना हो तो यहाँ पर ये लीनियरली क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, और ये कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, LDV के से हमने रिप्रेजेंट किया है। गॉट इट। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? सपोज अगर यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, मान लिया एक वेक्टर, सपोज 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर या 3 वेक्टर्स अपन दे देते हैं इधर, 3 वेक्टर्स, सपोज ए बी सी। गॉट इट। सपोज ए बी सी आर वेक्टर्स और थर्ड वेक्टर, ठीक है, मतलब 3 वेक्टर्स आएगा अपना। सपोज ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन एंड, ठीक है, एंड एनी वेक्टर P in the space such that P equal to XA plus YB plus ZC for all scalar
स्केलर एक्स वाई जेड, फॉर ऑल स्केलर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे समझिए आप कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किसको बोला है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इनने बोला कैसे, मान लो 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और स्पेस में एक वेक्टर p, वन मोर वेक्टर ओवर देयर, देन p रिप्रेजेंट बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर x y z इज स्केलर वैल्यू। तो ये कंपोनेंट वेक्टर का प्रेजेंटेशन होता है। गॉट इट। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर किसको बोलेंगे, मान लिया एक 4th वेक्टर है स्पेस में, जिनको हमने नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जो स्केलर जहाँ पे एक्स वाई जेड स्केलर है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि 4th सपोज ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर देयर, देन एंड p any other vector in the space, then we can represent vector p in the linear combination of given non coplanar vector such that p equal to xa plus yb plus zc for all scalar x y z। got it। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी क्लियर हो गया कि किस कॉन्सेप्ट में किसको बोला है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्लियर है समझ में। अब इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, द वेक्टर लैम्डा आई प्लस जे प्लस 2k i प्लस लैम्डा जे माइनस के एंड 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसको बोला है कोप्लेनर वेक्टर है और उस वेक्टर में कुछ अननोन वैल्यू दे दी गई है लैम्डा की, जिसको हमको फाइंड करना है। गॉट इट। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, द वेक्टर लैम्डा आई प्लस जे प्लस 2k कॉमा आई प्लस लैम्डा जे माइनस के, सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कभी भी 2 टाइम्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। इसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय आपको पहले भी बोला है कि जो वैल्यू दी हुई है उसे हम लिखेंगे, एज इट इज़ लिखना है। तो हमको क्या है, गिवन वेक्टर लेट गिवन वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले वेक्टर को हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 2k एंड बी, सेकेंड वेक्टर को प्रेजेंटेशन बी से कर रहे हैं, आई प्लस लैम्डा जे प्लस ये माइनस के, गॉट इट, माइनस के एंड थर्ड वेक्टर एंड सी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस लैम्डा के आर कोप्लेनर आर, ठीक है। ये हमने पहले गिवन वेक्टर को लिखा है, ठीक है। अब हमको केवल गिवन वेक्टर जो दिया है वो हमने लिखे हैं, ठीक है। अब हम कंडीशन लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड
वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना। पहले हमने तो जो 3 वेक्टर्स दिए उसको एज इट इज़ लिख लिया, लेट करके, लेट ए इक्वल टू दिस वन दिस वन दिस वन। अब इसमें हम देखते हैं सिंस क्या दिया हुआ है, ए बी सी जो वेक्टर हमने अज्यूम किया है ये कोप्लेनर है। सिंस ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, ठीक है। सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर, देन क्या होगा फिर, देन क्लियरली इसके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। कोफिशिएंट क्या होगा, आई जे के कोफिशिएंट क्या होंगे, लैम्डा 1 2 1 लैम्डा -1 एंड 2 -1 लैम्डा इक्वल टू 0। ये कंडीशन किसकी है, जब कोई वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनके आई जे के कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हमने ये कोप्लेनर की कंडीशन से लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा, उन्होंने बोला है गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्वेश्चन इज सेइंग गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग they are coplanar, that's why we are taking coefficient of I j k of those vectors, या determinant of coefficient of I j k of those vectors equal to 0 because of coplanarity concept, got it। तो यहाँ पर अब हमने इसकी वैल्यू निकालना है, तो कितना आएगा, लैम्डा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता ही आपको, लैम्डा स्क्वायर -1 अब इसका ये लेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा +2, गॉट इट। ये इन दोनों का, अब इसका लेंगे जब कोफिशिएंट 2 तो ये इन दोनों में होगा -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 माइनस, मतलब -1 इंटू 1, फिर -2 इंटू लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा, व्हाट इट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ मल्टीप्लाई करके, और मल्टीप्लाई कैसे करना है ये लास्ट में बता दिया मैंने एक के साथ, बाकी इन दोनों के साथ भी वैसे ही होगा सेम। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा, अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस लैम्डा -2 प्लस, अब 2 इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, -1 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस ये -2 लैम्डा हो जाएगा, गॉट इट। तो -2 लैम्डा -2 ये अंदर जाके -2 हो गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको अगर हम पूरा लिखें, लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा, गॉट इट। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे चेंज होगा, देखो यहाँ पे 4 लैम्डा हो जाएगा, जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो -2 होगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 होगा तो यहाँ 4 लैम्डा आएगा, तो -4 लैम्डा -2 लैम्डा, तो यहाँ पे -6 लैम्डा, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। अब आपके पास इसके बाद थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है वैल्यू लैम्डा की फाइंड करने के लिए, कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हम एक टेक्निक बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने की, सिंपल टेक्निक। तो अब देखिएगा, वैल्यू की वैल्यू पहले हम डालेंगे, लैम्डा की वैल्यू 1, फिर -1, फिर 2 या -2, ऐसा 3 तक डालेंगे तो हमको लगभग आंसर का एक प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि कौन सी इसकी वैल्यू लैम्डा की हो सकती है। तो नाउ वी हैव टू पुट 1, तो 1 अगर हम पुट करते हैं तो
तो इनमें अगर 1 पुट किया हमने तो क्या आ जाएगा, इसको अगर 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 6 × 1 -4, मतलब ये कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब 1 इसका नहीं होगा। फिर हम -1 करते हैं तो -1 पुट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू -1, पहले हमने लैम्डा इक्वल टू 1 पुट किया, ये 0 नहीं आ रहा था, राइट हैंड साइड आना चाहिए ना अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो। सपोज वी आर पुटिंग द वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड देन कम्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा था, -1 में भी नहीं आया, -1 को पुट करने पे -1 का -1 +6 और यहाँ पे कितना आ जा रहा है -4, तो ये भी 0 नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये वैल्यू भी नहीं होगी, 1 भी नहीं हो रही, -1 भी नहीं हो रही। अब 2 पुट करके देखते हैं अपन, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पुट में ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, गॉट इट, और ये कितना हो जाएगा -4। इसमें भी आप देख लीजिए 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब -2 पुट करते हैं हम, तो यहाँ पे अगर हमने -2 पुट किया तो -2 पुट करने पे आप देखिएगा यहाँ पर ये -2 का -8 आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, और यहाँ पे कितना आ रहा है -2 को +12, ठीक है। -2 पुट करेंगे तो 6 × -2 इक्वल टू -12 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे -4, इसका इक्वलेंट आप देख लो, ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू -2, आपकी वैल्यू एक वैल्यू आ गई, और भी वैल्यू, क्योंकि लैम्डा 3 है, लैम्डा रेस टू 3 है, तो किसी भी इक्वेशन में जितने रेशो रहेंगे उतनी उसके वैल्यूज़ रहेंगी, उतनी लैम्डा की वैल्यू। तो एक वैल्यू तो हमको लगभग एक प्रिडिक्शन हो गया कि लैम्डा इक्वल टू -2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम इसको लेके चल के बाकी के रूट फाइंड कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -2 आया तो हम लैम्डा -2 को इधर डालेंगे, लैम्डा +2 इक्वल टू 0 लिखो, लैम्डा +2 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये लैम्डा +2 हमारे काम का आ जाएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो अब लैम्डा +2 आया तो इस लैम्डा +2 को जो 0 के इक्वल है उसको हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे इक्वेशन में लैम्डा +2, ठीक है। लैम्डा +2 लिखा हमने, क्योंकि लैम्डा +2 कहाँ से लाया वो भी मैंने आपको बताया। अब लैम्डा +2 लिखने पर फर्स्ट हमको स्टेप लाना है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये कैसे आएगा, इसमें अगर हम लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो आएगा लैम्डा क्यूब, गॉट इट। तो फर्स्ट टर्म लाने के लिए एडजस्टमेंट हमने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा क्यूब। अब यहाँ पे कितना आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर, जब लैम्डा स्क्वायर का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पे कहीं 2 लैम्डा स्क्वायर है क्या, नहीं है, पर हमारा प्लस में 2 लैम्डा स्क्वायर आ गया है। अब इक्वेशन हमको चेंज नहीं करना है, इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो हमको यहाँ पे -2 लैम्डा स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ का जो 2 लैम्डा स्क्वायर आया है उसको ये माइनस वाला कैंसिल कर दे, तो वापस इक्वेशन ओरिजिनल रहेगा, गॉट इट। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस बाकी इक्वेशन जो रेस्ट ऑफ इक्वेशन है उसको लिख दिया। सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ कैसे इसके रूट्स फाइंड करना। तो यहाँ क्यूब वाले के, तो यहाँ पर फिर हम आगे जाएंगे, तो लैम्डा +2 अभी इसके लिए हमने लिखा था, अब इसके लिए इसमें से लैम्डा +2, ये दोनों स्टेप में से हमको लैम्डा +2 निकालना है। तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा +2 इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पर लैम्डा +2 कर दीजिए, ठीक है। अब इस स्टेप को हमको लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लैम्डा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो -2 लैम्डा स्क्वायर आएगा। हमने अभी इस स्टेप को लाने के लिए ही मल्टीप्लाई किया था एडजस्टमेंट में। अब इस स्टेप को लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लाने के लिए ये किया था मल्टीप्लाई, इसको लाने के लिए यहाँ 2 लैम्डा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लैम्डा स्क्वायर आएगा, तो ये हमने किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 लैम्डा स्क्वायर अंदर जाके क्या हो जाएगा -4 लैम्डा, और हमारे पास कितना है वहाँ पे -6 लैम्डा, मतलब -6 लैम्डा से हमने -4 लैम्डा यूज़ कर लिया है सपोज। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -2 लैम्डा बचेगा, क्योंकि ये 6 लैम्डा से -4 लैम्डा तो हमने इसमें यूज़ कर लिया। अब बचा कितना, -2 लैम्डा और -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा +2 -2 लैम्डा +2 माइनस, अब यहाँ पे आप इसको फिर लैम्डा +2 कर दीजिए,
अब इसमें से कॉमन क्या, इसमें ए लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया -2 लैम्डा, और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 आ गया, अब इक्वल टू 0। अब कोई माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू पुट माइनस प्लस एनी वैल्यू, है ना, एडजस्टमेंट करने का कोई नहीं है। अब आप देखिए हर स्टेप में λ+2 कॉमन है, तो ये λ+2 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, ये λ+2 को कॉमन ले लिया, तो अब कितना बचा, λ² -2 लैम्डा -2 यहाँ पे ये बचा, अब हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे तो अब ऑब्वियसली m इंटू n इक्वल टू 0 होता है, तो हम क्या लिखते हैं, या तो m इक्वल टू 0 है और n इक्वल टू 0, यही लिखते हैं ना। तो सेम यहाँ पे आएगा λ+2 इक्वल टू 0 और λ² -2 लैम्डा +2 इक्वल टू 0, ये आएगा। अब यहाँ पे आप सिंपल तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया -2, ये एक रूट आ गया, गॉट इट। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूले में पुट कर देंगे -b मतलब b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, 2 × a मतलब 2। आप इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास, ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये तो एक वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -2 आई गई है, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस, अगर अपन ने इसको सॉल्व किया तो 4, और इसका कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा जब हमने पुटअप किया वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ये -2 है, ये -2 है, तो यहाँ पे ये -2 आएगा, ठीक है, ये -2 है ना, ये इसके इक्वल टू -2, तो यहाँ -2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 4 + 12, तो ये √12 आएगा, √12 डिवाइड बाय 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1 प्लस माइनस √3, ठीक है, डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3। तो हमारे पास लैम्डा के और वैल्यू कितनी आ गई, λ -2 एक वैल्यू ये हो गई, लैम्डा की वैल्यू, दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड दिस वन इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसकी वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पर यही हमको विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमको ये लैम्डा की मिल गई, ये लैम्डा की वैल्यू कौन कौन सी आई हैं, लैम्डा की एक वैल्यू तो ये आ गई और दूसरी वैल्यू ये है लैम्डा की 1 प्लस माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ पर λ -2 इज़ द मेन वैल्यू विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसमें कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको जनरली लैम्डा की वैल्यू एक ऐसी निकालने बोलेगा। सेकंड क्वेश्चन में हम जंप लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द वेक्टर I + 4j - 4k एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 2i - j + 3k, I - 2j + 4k एंड -i 3j + -5k। अब हमको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, मतलब किसके कंपोनेंट, ये आ गया सिंपल, किस पे डिपेंड करेगा, कंपोनेंट वेक्टर पे। अभी हमने देखा था कंपोनेंट वेक्टर में क्या बोला था कि अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सपोज अपने पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो और स्पेस में एक ऐसा वेक्टर P है जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ गिवन वेक्टर्स, मतलब जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, वेयर x y z इज़ द स्केलर। तो हमको यही चीज़ यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन में। एक्सप्रेस द वेक्टर मतलब इस वेक्टर को हमको लीनियर कॉम्बिनेशन का बताना है, वेक्टर ऑफ दिस वन, वेक्टर ऑफ दिस वन एंड वेक्टर ऑफ दिस वन। इसमें हम
सिंपल पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी, यहाँ पे हम इस वेक्टर को, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो यहाँ पे हम उस वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आते ही हैं लगभग लीनियर कॉम्बिनेशन के, कि इसको रिप्रेजेंटेशन के। तो यहाँ पे अब हम अज्यूम करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पहले मैंने बोला था आपको 2 टाइम्स क्वेश्चन रीड कर लेना, ठीक है। आपको पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड करना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, है ना। एक्सप्रेस द वेक्टर, मतलब एक वेक्टर i + 4j - 4k दिया हुआ है, जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स 2i - j + 3k, i - 2j + 4k एंड -i + 3j - 5k में रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट p वेक्टर इक्वल टू i + 4j, ठीक है। लेट p इक्वल टू i + 4j - 4k a इक्वल टू टू i - j + 3k, b इक्वल टू i - 2j + 4k, i - 2j + 4k एंड c इक्वल टू -i - i + 3j - 5k। व्हाट इट, यहाँ पे हमने उसको जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनको हमने एक वेक्टर अज्यूम कर लिया है कि a से b से c से एंड p से रिप्रेजेंट किया है। व्हाट इट, हमको एक्सप्रेस करना है, वी हैव टू शो, नाउ वी हैव टू शो p वेक्टर p इक्वल टू xa + yb + zc फॉर सम स्केलर x, y एंड z, ठीक है। ये हमको इसमें प्रूव करना है। x, y, z के इसको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन मान लिया, इसको हमने पूरे की पूरे को इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हम पहले तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 से ए बी सी की वैल्यू इसमें रख देंगे। एक बार चेक कर लेना जो हमने ए बी सी की वैल्यू लिखा है वो सही है कि नहीं। 2i - j + 3k, 2i - j + 3k, b का है i - 2j + 4k, गॉट इट, एंड -i + 3j - 5k, गॉट इट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 2 में a b c की वैल्यू और p की वैल्यू पुट करेंगे, गॉट इट। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब हमको इक्वेशन 1 से क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन ए बी सी और p की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो वी गेट, कैसा आएगा, अब p की वैल्यू क्या आएगी, i + 4j - 4k इक्वल टू, व्हाट इट, a की x, अब a की वैल्यू को पुट कर दो 2i - j + 3k, ठीक है, प्लस y
बी की वैल्यू कितनी है अपनी i माइनस 2j प्लस 4k एंड सी की वैल्यू z करना है ना प्लस z, सी की वैल्यू माइनस i प्लस 3j माइनस 5k, ये रिप्रेजेंट हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x i को कॉमन निकाल के x के फॉर्म में कोफिशिएंट लिख देंगे, i को कॉमन निकालेंगे पहले तीनों से। तो पहले आप देखिएगा, इसमें से i को कॉमन निकालेंगे, इसमें से i को कॉमन निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देखिए कैसे वर्क करेगा। तो i को कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 और x ही बचेगा ना i कॉमन, और यहाँ पे y बचेगा प्लस y, और यहाँ कितना बचेगा माइनस z, और कॉमन क्या निकाले हमने i। अब सेम कॉन्सेप्ट में j को कॉमन निकालेंगे हम, सेम कॉन्सेप्ट में प्लस लेके j को कॉमन निकालेंगे हम। तो j को कॉमन जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस x, क्योंकि x का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, और y का देखिए इसमें तो माइनस 2y, और फिर यहाँ पे z का आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 3z। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा j कॉमन आ जाएगा, अब प्लस फिर वापस से हमने निकाला इसकी वैल्यू 3x, k कॉमन निकालना है 3x, फिर यहाँ पे 4 प्लस 4y, क्योंकि प्लस प्लस है 4y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z तो माइनस 5z, कॉमन क्या आ जाएगा k। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या है i प्लस 4j माइनस 4k। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन में, दोनों तरफ के इक्वेशन देखिए आप, कि यहाँ पर इक्वेशन को हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, किसके कोफिशिएंट को i j k को कोफिशिएंट को, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ i j k ऑफ बोथ साइड्स, ये है इसका है और ये इसका, मतलब ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 रहेगा ना इसका कोफिशिएंट ये 4 है, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट -4 है, तो 1 इसके इक्विवेलेंट रहेगा, 4 इसके इक्विवेलेंट रहेगा, j का कोफिशिएंट में यही है ना पूरा, और -4 इसके इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ पे अब अपने को यही लिखना है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ i j एंड k ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। हम दोनों साइड के कंपेयर को करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, देखो 2x, यहाँ पर इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा -x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, और कितना आ जाएगा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आएगा 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -4। ये हमारे इक्वेशन आ गए। अभी तक हमने इक्वेशन जो नंबर दिया था, इनका इक्वेशन नंबर 1 2 3 दिया था, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। अब इक्वेशन 1 2 3 4 5 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन के सॉल्व करने का प्रोसेस हमने पहले और भी इसको ऐसा किया हुआ है 11th एंड 12th में। कोई भी लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल आपने सुना होगा, क्रैमर रूल, उस क्रैमर रूल से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उस क्रैमर रूल से इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो आएगा वो आपका x y z की वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्रैमर रूल से। तो बाय क्रैमर रूल
वी हैव टू सॉल्व। तो यहाँ पर अब देखिएगा बाय क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आएगी 2 1 -1 -1 -2 3 3 4 -5। गॉट इट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डी की वैल्यू, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट सॉल्व होकर वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप उसको फिर सॉल्व कर लेना। डिटर्मिनेंट यहाँ पे इसकी जब वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर, और डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको मालूम है, अभी मैंने करके बताया था डिटर्मिनेंट सॉल्व। तो जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो इक्वल टू -2 आएगी, डी की वैल्यू इक्वल टू -2, ठीक है, इक्वल टू -2 आएगा डी की वैल्यू। 2 1 -1 -1 -2 3 एंड 3 4 -5, तो डी की वैल्यू आएगी -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 आएगी। और dx कैसे निकालेंगे, dx वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जिसको हमको ये मान लो ये हमने कैसे बनाया डिटर्मिनेंट, पहले ये समझ लो। क्रैमर रूल में हमको पहले d निकालना पड़ता है, d हमने निकाला तो d को ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स के, तो ये कोफिशिएंट ऑफ अननोन का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जैसे 2 1 -1 2 1 -1 -2 3 एंड 3 4 -5 3 4 -5, इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 2 आएगा। अब इसमें जो ये अननोन का हमने डिटर्मिनेंट निकाले थे, इसमें आपको प्रॉपर x की वैल्यू को हाइड कर देना है, x के कोफिशिएंट को, और उस कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है ये 1 4 -4 से, 1 4 -4 से, तो dx निकलेगा आपका। तो 1 4 -4 से हम जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका ये निकलेगा वैल्यू 1 4 -4, गॉट इट। यहाँ पे 1 -2 4 ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे -1 3 -5। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर, तो आपको इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट उसका निकलेगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपका कितना आ रहा है आप देख लीजिए चेक करके। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी जो dx की वैल्यू आएगी वो अगेन -2 ही आएगी, गॉट इट, ये -2 ही आएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्व करने में और अननेसेसरी टाइम स्पेंड होगा और लेक्चर का लेंथ बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट मैंने इसके पहले सॉल्व करके दिया है आपको। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। फिर सेम आपको जो इस रो को है, सेकंड रो को आप रिप्लेस करना है 1 4 -4 से, मतलब इससे सेकंड रो को रिप्लेस करेंगे तो dy आएगा, और थर्ड रो को रिप्लेस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा dz, ठीक है, dz। तो यहाँ पे dy कैसे आया था, मैंने बताया आपको dy कैसे आएगा। dy आएगा, अपन ने पहली रो को रिप्लेस किए थे तो dx आया था, किससे रिप्लेस किए थे, एक कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स से, ठीक है। 1 4 -4 से रिप्रेजेंट किया था, हम रिप्लेस किया था फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को। अब सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे 1 4 -4 से, तो सेकंड कॉलम आ जाएगा पहला 2 -1 3, अब इसको रिप्लेस करेंगे 1 4 -1 से, 1 4 -4, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, dy निकाल रहे हैं तो 1 3 -5, 1 3 -5। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आएगा, इसकी वैल्यू आएगी -4 आएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, dy की वैल्यू, गॉट इट। और dz निकालेंगे हम जब, ये dy आ गया,
और डी जेड निकालेंगे। तो इसमें अब किसको करना पड़ेगा, ये फर्स्ट 2 कॉलम्स तो एज इट इज़ रहेंगे, फर्स्ट 2 कॉलम्स एज इट इज़ रहेंगे, डी के फर्स्ट 2 कॉलम एज इट इज़ रहेंगे 1 -2 एंड 4। गॉट इट। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये हो जाएगा 1 4 -4 से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे ये रिप्लेस होगा, इसकी वैल्यू आएगी -6। अब आपके पास dx dy dz वैल्यू आ गई। तो ऑब्वियसली जब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं x की, x इक्वल टू होता है dx बाय d, y इक्वल टू होता है dy बाय d एंड z इक्वल टू होता है dz बाय d। अब हमने जो वैल्यू निकाला है dx की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy -4 -2 एंड z इक्वल टू -6 -2। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड z इक्वल टू, अगेन यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, तो यहाँ 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो कितना आ गया z इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x y z की जो वैल्यू आई है इसको हम वापस से इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, q p इज x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू वैक्टर है प्लस y की वैल्यू 2b प्लस 3c, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो मतलब यही अपने को प्रूव करना था, गॉट इट, कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमको चाहिए था कि हम p को अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो उन्होंने बोला था कि प्रेजेंट द एक्सप्रेस द वेक्टर दिस वन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर दिस वन, मतलब उस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इसमें एक्सप्रेशन दीजिए। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, गॉट इट। यहाँ पे आपका ये इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ तक चलेगा जिसको आपको 100% मार्किंग यहाँ पे होगी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, आपको वहाँ सॉल्व करके लिखना है। और आई थिंक कैलसी में भी आजकल ऑप्शंस होते हैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने के, तो उससे भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं बाय क्रैमर रूल। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये और जनरली रिपीट होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर क्रैमर रूल में हमने d की वैल्यू फाइंड करना है, पहले d क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स का रहेगा। जो भी इक्वेशन है हमारे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रैमर रूल, पहले हमने इसका d निकाला, फिर dx निकाला। dx कैसे निकलेगा कि जो भी d की वैल्यू आई है हमारे कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स का डिटर्मिनेंट आया है, उसके फर्स्ट कॉलम को इससे 1 4 -4 से रिप्लेस करेंगे तो dx आएगा। सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो dy, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 4 -4 कॉलम से, कॉलम मैट्रिक्स से, तो या कॉलम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो dz आएगा। फिर इसको सॉल्व करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और आफ्टर दैट x y z वी कैन फाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था एक्स वाई जेड का। तो ये है विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो बोल रहा है ना एक्सप्रेस द वेक्टर, तो ये आएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर्स।
गॉट इट। तो इसको एक अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा और देख लीजिए, इसको समझ लीजिए।